दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एक क्विट देख लेते हैं कि सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होना असली जीत है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में कई सारे पड़ाव आते हैं जिनसे हम निराश हो जाते हैं और फिर हमारा मन नहीं करता उसकी तरफ आगे बढ़ने का, लेकिन ये बहुत गलत है। हमें हमेशा खड़ा होना है वापस, और वापस से हमारे सपने के लिए पूरी जान दाव हमें एक करना है। तो अब ज़रूर हम अपनी सफलता को अचीव कर लेंगे, और ये खड़ा रहना ही एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे पर्सन की पर्सनैलिटी को दिखाता है। और अगर मैं हर बार कहता हूँ कि अगर हमने अपने सपने को ही नहीं जिया, सपने को अचीव ही नहीं किया, तो फिर हमारा इस लाइफ में कोई वैसे इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा इम्पोर्टेंस पढ़ाई में ही है, नहीं। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप पूरा पूरा एक तरीके से फोकस करके पूरी एकजुट के साथ में लग जाइए और अपने सपने को साकार करिए। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की विमा किसके बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो वायु या निर्वात में विद्युशीलता है, और जो ई है वो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो फॉर्मूला दिख रखा है, हमें बताइए किसका फॉर्मूला होता है। एक तरीके से ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है, ऊर्जा घनत्व है। इसकी विमा किसके बराबर होती है, ऊर्जा घनत्व के बराबर होती है। और ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा में अगर घनत्व का भाग लग जाए, यानी कि वॉल्यूम का, आयतन का, तो ये हो जाता है ऊर्जा घनत्व। अब ऊर्जा की विमा क्या होती है, m1 L2 T-2 अपॉन में आयतन होता है L3। अब यहाँ से हो जाएगा आपका m1 L-1 T-2। जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने जो लिया है वो बीमा का ही लिया है, क्योंकि बीमा हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो बीमा करवाऊंगा वो इससे बाहर नहीं जाएगी। एक क्लास में पहले बीमा फिर ऑप्शनली ले चुका हूँ, उन बीमाओं को याद कर लेना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जिसकी विमाएं समान नहीं है। तो प्लांक नियतांक की विमा कोणीय संवेग की, तो कोणीय संवेग क्या होता है, ओमेगा। कोणीय संवेग सॉरी एल होता है। एल बराबर क्या होता है, mvr m1। और वेग की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो L1 T-1 हो जाएगा, क्योंकि समय ऊपर आएगा, और L1। तो ये हो गया m1 L2 T-1। अब हमें देखना है कि जो प्लांक नियतांक है उसकी विमा क्या होगी। तो हम जानते हैं प्लांक नियतांक का जो फॉर्मूला आता है वो एच न्यू में आता है। तो एच की विमा निकालनी है तो ई अपॉन न्यू बराबर एच। तो ई क्या होता है, m1 L2 T-2। और वी क्या है, यहाँ पे न्यू है आवर्ती। आवर्ती की विमा क्या होती है, T-1। ऊपर जाएगा तो T-3 आएगा, सॉरी ऊपर जाएगा तो T-1 आएगा, जो कि ये विमा, इसकी विमा आ गई आपकी m1 L2 T-1। तो ये विमा तो सेम है, इसलिए ये तो युग में सही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कार्य और ऊर्जा की विमा, तो ये तो सेम ही होती है, हमें भी पता है, ये भी सेम है। अब दाब की विमा क्या होती है, दाब की विमा होती है बल बट्टा एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और यंग मॉडुलस की भी यही होती है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो बलागुण, बलागुण क्या है, टू। इसकी विमा किसके, वर्क की विमा के बराबर होती है। और जड़त्व आगुण का मतलब हो गया इन, एक तरीके से जड़त्व आगुण इनर्शिया हो गया। तो आई बराबर क्या हो गया, mr² हो गया। तो m1 L2 हो गया। तो ये युग्म सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बलागुण की विमा तो m1 L2 T-2 जो कि वर्ग की विमा के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे तो जड़त्व आगुण की विमा तो m1 L2 होती है, तो ये सही नहीं होगा, यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी कण के विस्थापन का समीकरण दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट का समीकरण है और प्रारंभिक वेग पूछा और त्वरण भी एक्सीलरेशन भी पूछा है। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन भी जब भी वह पूछता है तो मैंने आपको पहली क्लास में ये बताया है कि आप एक चीज़ याद रखना, दवा। अगर आप राइट साइड चलते हो, राइट साइड, तो हमें करना पड़ता है अवकलन। अगर हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो हमें करना पड़ता है समाकलन। और कितने पॉइंट चले, तो यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट हो गया और यहाँ भी 1 पॉइंट हो गया, लेकिन डायरेक्ट आ रहे हो तो +2 पॉइंट हो गया। तो जितना हम दाएं चले, जितना हम बाएं चले, उतनी बार अवकलन, उतनी ही बार समाकलन करते हैं। तो पूछ क्या रहा है हमें, विस्थापन देकर हमें पूछ रहा है वेलोसिटी। तो विस्थापन हमें दे रखा है, पूछ रहा है वेलोसिटी, इसलिए हम राइट साइड चलेंगे और जब राइट साइड चलेंगे तो अवकलन करेंगे। तो अवकलन कर दो इसका, एक बार अवकलन करेंगे तो हमें वेग मिल जाएगा और फिर एक बारी और कर देंगे तो 2 पॉइंट चले तो त्वरण मिल जाएगा। तो एक बारी करने पर हमारे पास में वेग मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे होगा अचर पद का 0 हो गया, बी का टी हो गया, प्लस का 2c_t माइनस का 4d_t³ हो गया। तो प्रारंभिक वेग पूछा है, तो प्रारंभिक वेग होगा 0 सेकंड पर प्रारंभिक वेग होगा, तो टी का मान 0 रख देंगे तो v बराबर क्या आ जाए, ये 0 हो जाएगा क्योंकि टी का वेलोसिटी रखेंगे 0 रखिएगा, ये v आ जाएगा। अब इसका त्वरण करो, तो इसका त्वरण करने पर इसका वेग का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा त्वरण, और त्वरण इसका 0, यहाँ पे आ जाएगा 2c माइनस का 12d_t²। 0 रखेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2c। तो त्वरण तो आएगा 2c और वेग आएगा b। तो b/2c, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वस्तु विराम अवस्था से नियत त्वरण से गति करना प्रारंभ करती है। नियत त्वरण से वस्तु द्वारा 5वें सेकंड और 5 सेकंड में तय की गई कुल दूरी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है 5वें सेकंड और 5 सेकंड में तय की गई, तो जो nth सेकंड में जो तय की गई दूरी होती है वो होती है u प्लस का 1/2 a/2 2n-1, और सेकंड में की गई दूरी की sn जो कि होती है ut प्लस का हाफ at²। तो जब हम कहते हैं कि 5वें सेकंड, तो सेकंड के लिए ये फॉर्मूला आता है और 5 सेकंड में तो फिर ये आएगा। अगर कहें 1 वे 2 वे 3 वे ऐसे बोले तो SN आता है और वैसे SN आएगा। और जब यह वस्तु विराम से चलेगी तो u बराबर क्या होगा, 0 होगा, यानी कि जो हमारी प्रारंभिक जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई। तो इसमें समीकरण में रखते हैं, पहले समीकरण में रखा तो u का मान 0 है तो 0, और ये हो गया a/2, 5 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 2n-1 यानी कि 2 × 5 - 1 9 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अपोन में क्या रखना है, u की वैल्यू 0 रखी तो t की वैल्यू भी 0 हो गई। अब यहाँ पे रखो, ये हो गया 1/2, एक्सीलरेशन आपका नियत त्वरण है तो इसमें नो चेंज, टी की स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 का स्क्वायर 25, तो ए से ए कट जाता है, ये ऊपर जाएगा 2 तो ये नीचे आएगा, इससे ये कट जाएगा, ये ऑप्शन आ गया आपका 9/25, जो ऑप्शन है एक राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि r त्रिज्या के एक समतल वर्ताकार पथ पर किसी कार के चलने की वह अधिकतम चाल क्या होगी जिसे कार फिसल न जाए। मान लो कोई ये वर्ताकार क्या है, एक पथ है, इस पर मैं साइकिल चला रहा हूँ और मैं इस पथ पर साइकिल चला रहा हूँ और मैं फिसलूँ नहीं, इसके लिए मेरी अधिकतम वेलोसिटी क्या होगी कि मैं इस पथ पर
फिसलूँ नहीं। तो इस विपथ पर फिसलूँ नहीं, तो मुझे यानी कि जो मेरा घर्षण बल है, वह अगर अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा तो मैं फिसलूँगा नहीं। ऑब्वियसली मैं तब नहीं फिसलूँगा जब मेरा घर्षण बल है वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाए। अभिकेंद्रीय बल क्या करता है, अंदर की ओर लगता है, केंद्र के अंदर की ओर लगता है। तो घर्षण बल क्या होता है, म्यू इंटू आर। यहाँ पे ये क्या है, घर्षण गुणांक है। अपोन में क्या हो गया, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन आर। तो अब मेरे दोस्तों यहाँ से जो आया है वो आया है आपका म्यू इंटू आर का मान क्या होता है mg, और mv² अपॉन आर। m से m कैंसिल हो गया, और जो v² की वैल्यू आई है उधर भेजूंगा तो म्यू आर जी। तो बस ये हो गया म्यू आर जी। वी की वैल्यू क्या होगी, रूट म्यू आर जी। अब देखो ये बराबर भी हो सकती है, इससे कम भी होगा ना तो भी चलेगा। तो मिनिमम जो वैल्यू आई है वो म्यू आर जी हुई है रूट में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कभी कभार इसे क्या करता है, न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। यहाँ पर मैंने स्मॉल आर लिया, इसने कैपिटल आर दिया है, तो यहाँ पे कैपिटल आर आ गया। तो बस एक स्लाइड में आप लिखिए, जो मैं कह रहा हूँ वो लिखिए। स्लाइड में आपको लिखना है अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला लिखिए आप। अभिकेंद्रीय बल, इसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक कण h ऊंचाई से एक स्थिर क्षैतिज तल पर गिरता है तथा उछलता है। यदि E निष्कृति गुणांक हो तो कण के विराम में आने से पहले चली गई कुल दूरी होगी। ये पूछ रहा है। मेरे दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जब हम किसी गेंद को फेंकते हैं और वो फर्श पर आती है और फिर से वह उछलती है और फिर कुछ ऊंचाई पर जाती है और फिर से वह उछलती गिरती है नीचे और फिर से कुछ ऊंचाई पर चलती है और फिर से वह गिरती है, फिर से थोड़ी ऊंचाई पर चलती है, फिर से गिरती है, फिर ही थोड़ी ऐसे कैसे करके वो रुक जाती है। तो हमने देखा कि वो गेंद पहले आई, फिर तो उछली, फिर नीचे आई, फिर उछली। तो हर बार उसकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है। तो पहली बार तो ये पूछ सकता है कि एनवे उछाल में गेंद की ऊंचाई क्या होगी। तो एनवे उछाल में गेंद की ऊंचाई होती है e⁻²n, और जो पहली उछाल में एच थी वो ये एच होती है हाइट, एच थी वो। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, जीरो जब उछला ही नहीं तो वो उसने एच की होगी। ऐसे में पूछूँ S1, तो S1 क्या हो गया, e⁻n का मतलब जीरो रखूँगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और एच तो ये एक हो गया और ये हो गया एच। ऐसे ही S2 क्या होगा, n की जगह 2 रखूँगा तो 4 और एच। ऐसे ही S3 क्या हो गया, e⁻2 गुणा 3 6 एच। तो जब इनको सभी को जोड़ोगे तो आप देख रहे हो कि एच को मना रहा है, एच को मना कर एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है, और उस गुणोत्तर श्रेणी से हम एच जो निकालते हैं वो आपका जो फाइनल आंसर आता है वह आता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी इंटरेस्टिंग है। पूछा जाता है कि एनवी उछाल में उसको कितना समय लगेगा।
तो याद करना, nवीं उछाल में उसको कितना समय लगेगा, तो उसको समय लगता है t⁻t, ये लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 न्यूटन का एक फोर्स है जो 20 kg मास की एक वस्तु पर 10 सेकंड तक वर्क करता है, तो संवेग में परिवर्तन है। देखिए इस क्वेश्चन की बेसिकली ये जो है वो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा लॉजिक लग सकता है इस क्वेश्चन में। ये जो है वो सेकंड लॉ पर लगता है, ऑफ द न्यूटन के सेकंड लॉ पर लगता है। सेकंड का जो लॉ है वो कहता है कि जो बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर ही है, ये सेकंड लॉ कहता है। और ये सेकंड लॉ कहता है तो हमें यहाँ पे संवेग में परिवर्तन निकालना है, परिवर्तन की दर नहीं निकालनी है। तो परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन हो गया एफ डी टी। एफ यहाँ पे क्या कह रहा है, फोर्स, फोर्स कह रहा है 10 और समय 10 सेकंड तक लग रहा है, तो ये 10। तो जो संवेग होगा वो 100 किलोग्राम मीटर सेकंड होगा। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। होपली मज़ा आ रहा होगा। एक अच्छे कंटेंट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति किसी सीढ़ी पर 12 सेकंड में चढ़ता है, जबकि जो 50 kg का व्यक्ति है उसी सीढ़ी पर 11 सेकंड में चढ़ता है। तो उनके द्वारा किए गए कार्यों की दरों का अनुपात क्या होगा। तो की गई कार्यों की दरों का अनुपात यानी ये कार्य अपॉन समय, ये क्या होता है, पावर। तो बस पावर ही पूछ रहा है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त वो mgh भी होता है, लेकिन CD समान है, mgh/t भी होता है। लेकिन जब CD समान ऊंचाई की है तो h का कोई लॉजिक नहीं है, g वैसे ही कांस्टेंट है। तो जो हमारी जो पावर जो डिपेंड हुई दोनों इन व्यक्तियों की, तो वो सिर्फ मास पर डिपेंड करी और समय के डिपेंड हुई, लेकिन वो अपोजिट साइड में हुई। तो ये T2/T1 आपके समझ में आया, नहीं आया। देखिए पावर है वो मास के डायरेक्ट इन्वर्सन प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए हमने दोनों के सामने मास को उनके ही मास का अनुपात रखा। लेकिन यहाँ पे टाइम पावर का अपोजिट है। अगर पावर कम करोगे तो अगर पावर कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लेगा, और टाइम कम करोगे तो पावर ज़्यादा होगी। भाई कहने का मतलब है कि अगर आप किसी काम को करते हो कम समय में ले करते हो तो आपकी पावर ज़्यादा है, लेकिन अगर आप किसी काम में ज़्यादा समय ले रहे हो तो इसका मतलब आपकी पावर क्या है, फिर कम है। तो इस तरीके से यूनिवर्सली डिपेंड हमने कर दिया। तो पावर का अनुपात ही पूछा है। पहले का दर अनुपात है 60 और दूसरे का 50 kg। और पहला लेता है 12 सेकंड तो 12 नीचे आएगा, और दूसरा लेता है 11 सेकंड 11। तो 0 से 0 कट जाता है, यहाँ से 6 से 12 कटता है 2 बारी, 2 बारी। तो ये हो गया 11/10। ये हो गया आपका पावर का प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब दो पिंड प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं तो क्या होता है। देखिए जब भी हम दो पिंडों की टक्कर होती है तो वो 3 टाइप की टक्कर हो सकती है। एक होता है प्रत्यास्थ टक्कर, एक होता है अप्रत्यास्थ टक्कर, और एक होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। इस प्रत्यास्थ टक्कर को हम पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर ही मानते हैं, क्योंकि अपूर्ण तरीके से तो प्रत्यास्थ टक्कर होता ही नहीं है। देखिए इन तीनों में टक्कर के बाद में जो कुल संवेग है
यानी कि जो प्रारंभिक संवेग है और जो अंतिम संवेग है, यहाँ पे जो ऐप है वो फर्स्ट को बता रहा है और यहाँ पे लास्ट है तो पी लास्ट। ये हमेशा संवेग इनमें हमेशा संरक्षित रहता है। और जब हम प्रत्यास्थ की बात करते हैं तो इसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है टक्कर के बाद और टक्कर के पहले की। तो कह रहा है निकाय की केवल गतिज ऊर्जा सुरक्षित रहती है, नहीं। निकाय का केवल संवेग सुरक्षित रहता है, नहीं। निकाय का संवेग एवं ऊर्जा दोनों सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये नहीं, संवेग हमेशा सुरक्षित रहेगा। बात करिए अगर प्रत्यास्थ टक्कर की, तो यदि संघट के पूर्व में संघट के पश्चात गति ऊर्जा समान रहे तो संघट प्रत्यास्थ संघट कहलाता है। यदि संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा पूर्व गतिज ऊर्जा के समान न हो तो संघट अप्रत्यास्थ कहलाता है। और पूर्णतः अप्रत्यास्थ की बात करें तो यदि संघट के पश्चात दोनों पिंड आपस में चिपक कर समान वेग से हैं तो जो संघट कोलिजन होता है वो पूर्णतः अप्रत्यास्थ कहलाता है। और यहाँ पे जो प्रत्यावस्थान गुणांक है पूर्णतः में 1 होगा, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में होगा, और अपूर्णतः अप्रत्यास्थ के अंदर 0 ही होगा। बाकी यहाँ पे के अंतिम और के प्रारंभिक बराबर होती है। गतिज ऊर्जा अन्य रूपों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है वो पिंडों की गति ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा उष्मा के रूप में बदल जाती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा में चली जाती है। तो इस तरीके से ऊर्जा क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद में पूर्णतः प्रत्यास्थ में यह नहीं है कि प्रारंभिक गति ऊर्जा पुनः नष्ट होती है, पूरी तरीके से तो नष्ट होती नहीं है, लेकिन गति ऊर्जा में यथावस्थ हानि हो जाती है। जैसे उष्मा की हानि हो गई, ध्वनि ऊर्जा की हानि हो गई, तो इनमें बदल जाती है वो। बाकी अगर उदाहरण देखें तो प्रत्यास्थ टक्कर का जो उदाहरण है वो आणविक कणों के मध्य संघट होता है, और बिलियर्ड की जो 2 गेंद होती है जो आपस में भिड़ती है वो अप्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण है। और जब बंदूक की गोली किसी लकड़ी से निकलती है तो वो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण है। तो संवेग हमेशा सुरक्षित रहेगा, कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ओनली पूर्णतः प्रत्यास्थ में ही रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए अगर मैं आपको 2 चीज़ें मैं अभी आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, उसके बल पर इसको करेंगे। द्रव्यमान सेंटर है वो जहाँ पे कोई चीज़ संतुलन में आ जाती है वहीं उसका द्रव्यमान सेंटर रहता है, जहाँ पे संतुलन हो। जैसे ये हमारा पेन है और ये इस पेन का ढक्कन वाला साइड है, तो इसका द्रव्यमान सेंटर कहाँ पे होगा? तो हमें पता है कि जब हम इस पेन को पकड़ेंगे तो बीच में नहीं होगा। बीच में क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्रव्यमान थोड़ा ज़्यादा पेन के ढक्कन वाली साइड में है, तो ढक्कन वाली साइड में इसका द्रव्यमान सेंटर होगा, जहाँ पर पेन के हम यहाँ पे अंगुली फिंगर लगाएंगे तो ये यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये हमेशा द्रव्यमान वितरण पर करता है। जैसे ये मान लो कोई रिंग है तो इसका द्रव्यमान सेंटर आप कहाँ पे बताओगे? यहाँ पे नहीं, इसका द्रव्यमान सेंटर बीचों बीच होगा। अब ये इस आकृति पर नहीं है द्रव्यमान सेंटर, इसके अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। जैसे ये कोई आकृति आ गई, इसका द्रव्यमान सेंटर कहाँ पे है? इसका द्रव्यमान सेंटर यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसका द्रव्यमान सेंटर कहाँ पे है, तो इसका जो द्रव्यमान सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा। तो द्रव्यमान सेंटर कहाँ पे भी हो सकता है, ये उसके द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। बाहर भी हो सकता है, आकृति के अंदर भी हो सकता है। जैसे रिंग के अंदर सेंटर पर था, ये कोई रिंग है तो इसके सेंटर पर ही तो होगा। तो सदैव पिंड के बाहर की ओर होता नहीं, सदैव नहीं होता है। ये पिंड के अंदर ही रह गया। पेन के अंदर एग्जाम्पल देगा। पिंड की सतह के भीतर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, अथवा सतह पर भी हो सकता है। ये राइट आंसर हो गया। सदैव पिंड के अंदर की ओर होता है, गलत हो गया। सदैव पिंड की सतह पर होता है, गलत हो गया। सतह पर भी होना संभव नहीं है, तो सदैव वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं हो सकता। बाकी पिंड के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और सतह पर भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास वहाँ पे होगा जहाँ पे वह इक्विलिब्रियम में रहेगा, संतुलन में रहेगा। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है वो g है, तो पृथ्वी का जो
मीन जो घनत्व है वो क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, मीन डेंसिटी क्या होगा। तो याद करना जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो जी बराबर Gm/r²। वैसे और भी आते हैं लेकिन वो हम बेसिकली चेंज फॉर्म में आते हैं, जैसे कहाँ पर ले जाने पर क्या चेंज हो रहा है तो उस फॉर्म में आते हैं। और एक होता है 4/3 पाई आर रो जी, ये भी एक फॉर्मूला है। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, घनत्व पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये सभी नीचे चले जाएंगे। तो G/4/3 नीचे आएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, बाकी आर भी नीचे ही आएगा, पाई भी नीचे ही आएगा और जी भी क्या आएगा, नीचे आएगा। ये रो का फॉर्मूला हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पाइसन निष्पत्ति है उसका मान किसके बीच में रहता है। तो पाइसन जो निष्पत्ति है उसका मान जो रहता है दोस्तों वो -1/2 से 1 के बीच में रहता है। कभी कभार ये फ्रिक्शन वैल्यू ने देकर वह कह देता है -0.5 से 1 तक रहता है। ये तो होता है पाइसन निष्पत्ति का मान। लेकिन अगर पूछेगा व्यवहारिक मान क्या होता है, व्यवहारिक मान, तो जो व्यवहारिक मान होता है वो दोस्तों 0 से 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल के पार्ट समान होंगे। तो हमें यहाँ पे बेसिकली सेंटीग्रेड, सेल्सियस और फारेनहाइट पर ही हमें गौर करना है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले कि C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस का 273/5। हम यहाँ पे देखना है सेल्सियस और फारेनहाइट के लिए, तो हम इनको इक्वल करते हैं। जब इनको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा 9C बराबर F 5F माइनस का 160, इस तरीके से आया। और मान लो कि ये अक्स डिग्री सेल्सियस पर ये समान होंगे तो हम C और F को अक्स मान लेते हैं। तो ये हो गया 9x बराबर 5x माइनस का 160। तो मैं इस 5x को इधर लेके आ रहा हूँ तो ये हो गया 9 में से 5x गया तो 4x बराबर -60। जो अक्स की वैल्यू आई है मेरे दोस्त वो आई है 40 माइनस डिग्री, अर्थात माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस या फारेनहाइट पर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर क्रोडेस्ट प्रोडक्ट किया है और सी और एफ को बराबर माना है क्योंकि ये बराबर हो रहे हैं तो इनको मैंने अक्स मान लिया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्यू, ई और डब्ल्यू ग्रहण, ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा और परिवर्तन तथा बन चक्रीय परिवर्तन में किए गए कार्य को प्रदर्शित करते हैं, तब निम्न में से उचित होगा। चक्रीय परिवर्तन का मतलब है जैसे हमारा ये कोई वर्क, हमने ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और यहीं पर हम उस काम को कर कर आ गए तो यही हमारा फाइनेंशियल पॉइंट हो गया। तो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो आंतरिक एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा, वो हमेशा जो हमारा वर्क होता है फाइनल पोजीशन ऑफ फाइनल और पोजीशन ऑफ स्टार्टिंग पर डिपेंड करता है कि हम फाइनल पोजीशन पर कहाँ है और जो स्टार्टिंग पोजीशन थी उसमें हम कहाँ पे हैं। लेकिन कार्य जो होता है वो पथ पर डिपेंड करता है, ना कि फाइनल एंड स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो कार्य होता है वो पथ पर डिपेंड करता है, पथ पर डिपेंड होता है। अब हम जो ऊष्मागतिकी का पहला रूल है कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस का डी डब्ल्यू होता है।
तो जब ये कह रहा है कि चक्रीय परिक्रम, और चक्रीय परिक्रम का मतलब है कि हम जहाँ पे थे वहीं पर आ गई, तो इसका मतलब जहाँ पर थे वहाँ पर ही आ गई। तो आंतरिक ऊर्जा क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि आंतरिक एनर्जी जो होती है वो डी वो पी फाइनल माइनस पी स्टार्टिंग होती है। तो ये तो वहीं आ गई, तो ये तो जीरो हो गया आंतरिक ऊर्जा। जब आंतरिक ऊर्जा जीरो हुई तो मेरे दोस्त डी क्यू क्या हो गया, डी डब्ल्यू के बराबर हो गया। तो क्यों डब्ल्यू के बराबर हो गया ये सही है। क्यों यहाँ पे जीरो है क्या, नहीं जीरो नहीं है। क्या डब्ल्यू जीरो है क्या, नहीं डब्ल्यू भी जीरो नहीं है। तो ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन तो इसमें नहीं होंगे, तो राइट ऑप्शन होगा ई बराबर जीरो। क्योंकि आंतरिक एनर्जी क्या हो गई है, जीरो हो गई, क्योंकि आंतरिक एनर्जी पथ पर डिपेंड नहीं करती है, फाइनल एंड स्टार्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 300 केल्विन है तथा 600 केल्विन के बीच कार्नो इंजन का निर्गत कार्य 800 जूल चक्कर है। स्रोत से प्रति चक्कर इंजन को दी गई ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। दोस्तों देखिए, हम जानते हैं कि कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वो 1 माइनस का T2 अपॉन T1 होती है। ये किसका मान है, तो T1 है वो स्रोत का टेम्परेचर होता है, स्रोत का टेम्परेचर। और ये जो है वो सिंक का टेम्परेचर होता है, सिंक का टेम्परेचर होता है। तो अब अगर हम नीटा बराबर एक फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू का भी होता है, तो हम इस पहले वाले समीकरण में ये वैल्यू रखेंगे। तो डब्ल्यू अपॉन क्यू बराबर 1 माइनस, ये केल्विन में दे रखा है इसलिए हमें किस में बदलने की जरूरत नहीं है, केल्विन में ही बदला जाता है। अगर सेल्सियस रहता तो केल्विन में बदलते, जो कि 273 प्लस करते। तो T2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर 300 है, और यहाँ पे 600 केल्विन हो जाएगा। और डब्ल्यू जो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, कार्य 800 जूल दे रखा है। उसमें पूछ रहा है तो पहले इसको सोल्व कर लो। 1/2 हो गया, एक में से 1/2 गया तो क्या हो गया, 1/2 ही बचेगा। तो डब्ल्यू अपॉन क्यू बराबर क्या हो गया, 1/2। तो अब क्यों अगर निकालनी है तो ये हो गया क्यू बराबर डब्ल्यू गुणा 2। तो जो क्यू आया डब्ल्यू कितना है 800, तो 800 गुणा 2 बराबर 1600 जूल पर सेकंड। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी सरलावर्त गति का समीकरण ये दे रखा है y बराबर, और फिर हमें पूछ रहा है कि कण का वेग, अधिकतम वेग तथा तरंग वेग का अनुपात बताइए। तो मेरे दोस्तों इस समीकरण को देखिए, ये कोई होता है y बराबर a साइन ओमेगा t, इस तरीके से समीकरण होता है विस्थापन का, सरल आवर्त गति के विस्थापन का समीकरण। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समीकरण इस तरीके से आएगी 3 साइन 25 पाई टी माइनस π/2x, इस तरीके से ये समीकरण आ गए। 2 से 50 कट जाएगा 25 बार, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मैक्सिमम जो वेग होता है वो a ओमेगा होता है, और जो तरंग संख्या होती है वो होती है, देखिए v बराबर होता है ओमेगा अपॉन के। ये पूछ रहा है कि तरंग वेग, तो तरंग वेग यही रहा है, इसका समीकरण पूछ रहा है तरंग वेग का अनुपात क्या होगा। तो तरंग वेग का अनुपात इसने पूछा है, ओमेगा अपॉन में के ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरीके से आ गया। क्योंकि v की वैल्यू तरंग वेग लिख रहा हूँ नीचे, तो w अपॉन क्यू है, तो w नीचे के ऊपर चला जाएगा, तो w से w कट गया, यहाँ पे आ गया a और k। अब यहाँ से आपको देखिए अक्स के साथ में क्या आता है, और a है भी, तो ये हो गया a की वैल्यू 3 और k की वैल्यू π/2, तो ये हो गया मेरे दोस्तों 3 π/2। राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी ऑप्शन। अब देखो पहले अगर आपने ए ओमेगा निकाला, फिर आप ओमेगा अपॉन के का मान रख रहे हो, तो ये लेंथी हो जाता। तो पहले हमें वैल्यू ही हमें फॉर्मूला रखो, क्या पता कुछ कट जाए, तो इजी वे में बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र और विभव में आर दूरी के साथ परिवर्तन क्या होता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव का फॉर्मूला आता है
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है, यहाँ पे आता है के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और जो यहाँ पे आता है के पी 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर क्यूब। तो आप देखते हो कि विभव समानुपाती हुआ 1 अपॉन आर स्क्वायर, और जो इन इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो 1 अपॉन आर क्यूब। तो ऑप्शन में क्रम का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है तो वो आर क्यूब, और विभव बाद में पूछ रहा है तो आर स्क्वायर, तो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्रम का ध्यान रखना पड़ता है मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चनों को तभी डील किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर इसकी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता दोस्त एक बारी फिर से कि निरक्ष के लिए, हम यहाँ पे अगर निरक्ष पर पूछता तो निरक्ष के लिए हम करते हैं 90 डिग्री रखते हैं, और अगर अक्ष के लिए पूछता, अक्षीय के लिए, तो यहाँ पे हम रखते हैं 0 डिग्री। तो ये याद रखना है कि द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति पर विभव क्या होगा और अक्षीय स्थिति पर क्या होगा। तो आपको ये वैल्यू रख के ये 90 और 0 रख के आपको पता कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र पर क्यू आवेश है, यदि बल लगाकर प्लेटों के मध्य की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। हम सब जानते हैं बल क्या होता है। तो बल होता है, जो बल होता है वो वर्क होता है, वो एफ डॉट एस होता है। तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बेसिकली जब भी हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं तो जो इन वर्क का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 CV²। और अगर इसी को मैं चेंज करूँगा तो U बराबर C बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, Q/V। तो यहाँ पे हो जाएगा Q/V इंटू V²। तो 1/2 और V से V कैंसल। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया U बराबर QV 1/2। QV 1/2। एक फॉर्मूला तो ये होता है। अगर V बराबर यहाँ से निकालूंगा तो V बराबर Q/C आएगा। तो Q/C इसमें रखूँगा तो U बराबर 1/2 Q इंटू V की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले से रखूँगा तो V बराबर क्या आ गया मेरे दोस्त, V बराबर आ गया Q/C। तो Q/C इसकी वैल्यू में रखूँगा तो Q/C, तो यहाँ पे आ गया 1/2 Q²/C। तो एक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। तो Q²/C 1/2, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर मेरे दोस्त। यहाँ से इसका कोई लॉजिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फ्लक्स में जो फ्लक्स का जो समीकरण है वो इस तरीके से है। तो समय के सापेक्ष विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो हमने कल ही पढ़ा था कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर ही होता है। यहाँ पे माइनस दर यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है तो माइनस आ गया। तो हमें फ्लक्स में परिवर्तन टी के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमें विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसका करते हैं। तो हम यहाँ पे अवकलन किया तो d∅/dt बराबर हमारे पास आ गया 3t² + 3। एक तरीके से ये मेरे दोस्त क्या आ गया, y² बराबर 4x से तुलना करेंगे तो एक तरीके से ये परवलय का समीकरण आ रहा है। तो मूल बिंदु से तो तब गुजरती जब y बराबर mx आता, अचर पद 0 रहता, तब ये मूल बिंदु से गुजरती तो ऑप्शन नहीं होगा। धनात्मक अंतःखंड नहीं, ऋणात्मक अंतःखंड नहीं, मूल बिंदु से गुजरने वाला परवलय मूल बिंदु से अगर गुजरता तो अचर पद 0 आता, जो कि नहीं, परवलय मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। ई ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। अगर कांस्टेंट पद 0 आता है तो वो 100% मूल बिंदु से गुजरता है, लेकिन अगर कांस्टेंट पद अगर 0 नहीं आता किसी समीकरण में तो वह मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। तो परिपथ की प्रतिबाधा को जेड से निरूपित करते हैं, और जो प्रतिबाधा होती है वो होती है √r² प्लस एक्सएल माइनस अक्सी का होल स्क्वायर। तो एक्सएल को हम क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, एक्सएल को हम लिखते हैं ω_L, और अक्सी को हम लिखते हैं 1/ω⁻c। तो इसी समीकरण में रखूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा r², और एक्सएल को लिखा हमने ω_L माइनस अक्सी को लिखा
x अपॉन ओमेगा सी 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब जब ये मैं रूट का चिन्ह हटाऊंगा तो 1/2 पावर लिखनी पड़ेगी। तो z बराबर r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगर मान लें, एक बार के लिए मान लें कि अगर यह नहीं पूछता, अनुनाद की स्थिति में पूछता, तो अनुनाद की स्थिति में आपको याद रखना है, अनुनाद में जो होता है वो एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो ये कट जाएंगे और जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले समीकरण में देख लीजिए, तो एक्सएल बराबर एक्सी जीरो हो जाएंगे बराबर होने पर, तो जेड बराबर क्या हो गया, आर ही हो गया। उसमें प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुनाद की स्थिति में एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार आता है, बार बार आता है। फॉर्मूला तभी ला रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है मेरे दोस्त। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो क्वांटा है उसकी आवृत्ति 10⁻15 हर्ट्ज है तथा एच का मान भी दिया है और ऊर्जा पूछ रहा है। तो किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो हम सब जानते हैं, ई बराबर एच न्यू होती है। न्यू यहाँ पे आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, और एच यहाँ पे जो आपको दिया ही है। तो एनर्जी पूछेगी तो एच का मान है 6.6 गुणा 10⁻⁻⁴, और जो आवृत्ति है वो 10⁻15 है। तो ये 6.6 गुणा 10 जब ये इन घातों को जोड़ी जाएगी तो ये -19 आएगा और ये जूल में आ जाएगा क्योंकि ऊर्जा जूल है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो मैं ला रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी फॉर्मूले से आपको एच की विमा भी पूछ लेता है, तो वो विमा मैं पहले बता के आ चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वर्णिक किरण प्रकाश पुंज प्रिज्म का अपवर्तनांक हमें दे रखा है, अपवर्तक कोण भी दे रखा है, और फिर उसके बाद में विचलन होने के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा। तो हम देखते हैं कि प्रिज्म के अंदर जब भी हम श्वेत प्रकाश आपतित करवाते हैं तब जो अपवर्तनांक आता है उसका सूत्र होता है साइन I/sin A/2, सब जानते हैं। तो अगर हमें साइन आई निकालना है तो यहाँ पे म्यू इंटू साइन A/2 हो जाएगा। एक को बोलते हैं अपवर्तक कोण, तो यहाँ पे म्यू हमको दे रखा है √2 जो कि हमारा क्या है, अपवर्तनांक है, और साइन A/2 साइन 60/2 यानी कि साइन 30, तो साइन 30 हो गया। तो इसकी जो वैल्यू रखूँगा तो √2 और साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ गया 1/√2 और साइन आई का मतलब हो गया 1/√2। कब होता है तो ये 45 डिग्री पर होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। और मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसी लगी क्लास आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं। जो हमने इससे पहले मॉक टेस्ट लिया था वो भी आपको कैसा लगा आप भी बताएं। आपका एक रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मोटिवेट करता है, लेकिन आप नेगेटिव करिए पॉजिटिव, हमारे लिए वो एक मोटिवेशन ही है एक तरीके से। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो ये चीज़ें, तो हमारे लिए मोटिवेशन है। बिल्कुल अगर आपको किसी चीज़ की कमी लगी तो मुझे बताना, मैं उस चीज़ को भी अच्छे से डील करना आपके लिए सामने लेकर आऊँगा। मेरी कमियों को दूर करना ही मेरा लक्ष्य है। और मिलते हैं नए मॉक टेस्ट के साथ में, आपका साथ बने रहेगा, विश्वास बना रहेगा, तो फिर और मोटिवेशन बढ़ेगा। एंथुसियाज्म के साथ में मैं फिर से और क्लास लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।